स्टूडेंट, आज हम एक इम्पॉर्टेंट लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में स्टडी की थी। आज हम जो बात कर रहे हैं वो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी होता है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम, जिसे क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बहुत से डिफरेंट नेम हैं, आप सभी को इन सब के नाम याद रखने हैं कि इस नियम को हम बहुत से नाम से जानते हैं, राइट। तो इसके अल्टरनेटिव नेम हैं, बहुत सारे नेम हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसे हम अधिकतम संतुष्टि का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं। इसे हम लॉ ऑफ कंजप्शन यानी कि उपभोग का नियम भी कहते हैं, और इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इकोनॉमी यानी मितव्ययिता का नियम। इसी के साथ ही हम इसे लॉ ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इनकम यानी कि आय के आवंटन का नियम भी कहते हैं। और लास्ट जो कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने कहा है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल यानी कि आनुपातिक का नियम। तो यानी कि हम लोगों ने इसके जो इतने सारे डिफरेंस नेम देखे हैं वो बिल्कुल इसके कार्य के अनुसार इसके नाम रखे गए हैं। जैसे कि हम लोग इस नियम को जब देखेंगे, इस लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि एक कंज्यूमर जिसके पास में जो इनकम होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, यानी कि अगर उपभोक्ता के पास आय सीमित है और तो वह अपनी इस आय का आवंटन या कह सकते हैं अलॉटमेंट इस तरीके से करता है कि उसे अपना जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम कर पाए। तो देखिए इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इसीलिए इसे लॉ ऑफ अलॉटमेंट इनकम कहता है, और वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसीलिए इसे लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं। और वो उपभोग का नियम, क्योंकि वो अपना जो इनकम है वो अपने एक्सपेंसेस किस पे, अपना व्यय किस पे कर रहा है, कुछ ऐसी कमोडिटीज़ पे जिसको उसे उपभोग यानी कंजप्शन करना होता है, इसीलिए इसे लॉ ऑफ कंजप्शन भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इकोनॉमी का मतलब हो गया कि वह अपनी इनकम का इस तरह से यानी बचत करते हुए इस तरह से यूटिलाइज कर रहा है जिससे उसे हाई लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल पाए, राइट। और लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल यानी आनुपातिक का नियम इस तरह से रखा जाता है क्योंकि वह अपनी इनकम का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है कि उसे जो जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उसका सेटिस्फैक्शन उसे क्या मिले, बराबर मिले, यानी कि वो अपनी इनकम का एक नियम से एक सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग अपना डिस्ट्रीब्यूशन करता है। सो इट्स कॉल्ड टू लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल। देखिए ये नियम क्या कहता है कि जो भी हम कह सकते हैं ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग, उनकी वांट्स यानी कि हम मानव की बात करें तो मनुष्य की जो नीड्स होती हैं, उसकी आवश्यकताएं होती हैं, वो अनंत होती है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके पास में क्या होती है, लिमिटेड इनकम होती है, यानी कि सीमित आय होती हैं। और लिमिटेड इनकम से वो इस तरह से अपने कह सकते हैं अल्टरनेटिव जो साधन होते हैं उसका चुनाव करता है, उसका सिलेक्शन करता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। यानी उपभोक्ता को हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने के लिए यानी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वह अपने सीमित साधन यानी कि जो इनकम होती है उसका व्यय इस प्रकार से करता है कि उसके जो प्रयोग के या उसके जो यूज़ आने वाली जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनकी यूनिट से, उनकी इकाइयों से उसको सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो पाए, या सारी कमोडिटीज़ से जो जितनी भी कमोडिटीज़ होगी उनसे सीमांत उपयोगिता समान प्राप्त हो पाए, यानी मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो इक्वल लेवल से सारी कमोडिटी से मिल पाए। तो ओवरऑल अगर आपको एक लाइन में इस सिद्धांत को समझाना है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सिद्धांत है वो आपको लिमिटेड रिसोर्सेज से आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करने का, जो कह सकते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो है वो देने का ये कार्य करता है ये सिद्धांत। चलिए हमने अभी तक इसके बारे में इसके कुछ नेम यानी जो अदर नेम थे उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम इसकी मीनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये सिद्धांत का मीनिंग क्या है। देखिए सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का मानवीय आचरण ही समसीमांत उपयोगिता नियम कहलाता है।
यानी कि हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। चाहे हम अगर नेचुरल रिसोर्सेज का बात करें, आप देखते हैं प्राकृतिक जितने भी साधन हैं वो भी कम हैं, और अगर हम अपनी आय यानी इनकम की बात करें तो भी क्या होती है, लिमिटेड होती हैं, और उससे हम हायर सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना चाहते हैं। और ये एक ह्यूमन बीइंग का एक नेचर होता है, इसीलिए इसको कनेक्ट किया है किससे, ह्यूमन बीइंग से। दैट्स कॉल्ड टू अ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सीमांत उपयोगिता नियम, यानी कि सारी वस्तुओं से मुझे इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, तो इसे समसीमांत उपयोगिता नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपने जितने भी लिमिटेड साधन होते हैं उसका अलॉटमेंट इस तरह से करता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल पाए। ठीक है, तो यानी कि ये ह्यूमन बिहेवियर में आता है कि अगर उसे कह सकते हैं द ह्यूमन बिहेवियर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम लिमिटेड मीन्स इज नो एज अ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। इस नियम को हम कह सकते हैं प्रतिस्थापन का नियम। इसको हम सब्स्टिट्यूट लॉ के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हम इसे किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब जानते हैं आप कि किसी भी वस्तु का हम उसकी जैसी किसी दूसरी वस्तु से क्या करते हैं, उसका यूज़ करने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्यों कहते हैं इसको प्रतिस्थापन, क्योंकि उपभोक्ता कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर, यानी कि जो कमोडिटीज़ है जो उसको यूज़ नहीं आ रही है उसको वो किससे रिप्लेस कर रहा है, अधिक उपयोगिता वाली वस्तु से। यानी कि इसमें वो रिप्लेस कर रहा है किससे, कम उपयोगिता वाली, यानी जो कम काम आ रही है उस वस्तु के स्थान पर वो अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को यूज़ कर रहा है। दैट्स कॉल्ड टू अ लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। तो चाहे वो क्वेश्चंस आपका एग्जाम में इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यानी समसीमांत उपयोगिता नियम का कहे, चाहे वो प्रतिस्थापन का नियम कहे, आपका आंसर क्या होगा, सेम होगा, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि द कंज्यूमर मेक एफर्ट टू लीव सच कमोडिटीज़ फ्रॉम विच इज़ मेड टू गेट रिलेटिव लॉ यूटिलिटी। ठीक है, तो यानी कि वो अधिक से अधिक क्या करेगा, उन्हीं वस्तुओं को यूज़ करेगा और उपभोक्ता ऐसी वस्तुओं को छोड़ने का प्रयास करेगा जिससे उसे कम उपयोगिता मिल जाती है। तो वह क्या करेगा कि कम उपयोगिता वाली वस्तु को छोड़कर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु का उपयोग करता है, इसीलिए इसे प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं। ध्यान रखना, प्रतिस्थापन का मतलब क्या, रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस का मतलब हो गया लॉ जो कम है आपकी लेस यूटिलिटी, यानी कि जो कम उपयोगिता वाली है उसको क्या कर रहे हैं, मोर यूटिलिटी वाली जो कमोडिटीज़ होगा उससे रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। चलिए बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि जो आपका इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कार्डिनल अप्रोच के बेस पे या ऑर्डिनल। तो हम बात करें कि मार्शल ने कौन सा दिया था, कार्डिनल अप्रोच। तो मार्शल के गणनावाचक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। तो कार्डिनल अप्रोच में हमने देखा था यूटिलिटी का हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, राइट। तो ये किस पे बेस है, कार्डिनल अप्रोच पे बेस है। चलिए बात करते हैं डेफिनेशन की। तो प्रोफेसर मार्शल ने इसके लिए एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दी। यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है जिससे वह विभिन्न प्रकार से प्रयोग कर सकता है तो वह इसका अनेक प्रयोग में इस प्रकार वितरण करेगा कि इसकी सीमांत उपयोगिता प्रत्येक में समान हो। ध्यान रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इक्वल यानी समान हो, क्योंकि हम लोग अपनी अलॉटमेंट इनकम का क्यों ऐसा कर रहे हैं, जिससे जितनी भी वस्तुओं पे अपन खर्च कर रहे हैं उन वस्तुओं से हमें सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। इसी की ही ये सिद्धांत बात कर रहा है। तो प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति है अगर उसके पास कोई भी कमोडिटीज़ हैं उसका बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहा है तो वो इस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन या प्रयोग इस प्रकार से वितरण करेगा कि उसकी सीमांत उपयोगिता प्रत्येक से क्या हो, समान हो, राइट। तो आपकी ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि प्रोफेसर मार्शल ने, ठीक है। तो प्रोफेसर मार्शल ने क्या कह दिया है कि आप अपना व्यक्ति की जो भी कमोडिटीज़ हैं उसका प्रयोग इस प्रकार करना है जिससे उसको जो उपयोगिता है वो समान एक लेवल की प्राप्त हो, राइट। तो ये डेफिनेशन प्रोफेसर मार्शल की भी थी। देखिए बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट। देखिए मान्यताएं, कभी भी हम कोई थ्योरी, सिद्धांत या प्रिंसिपल की बात करते हैं या किसी लॉ की बात करते हैं तो वहाँ उसकी कुछ मान्यताएं होती हैं, यानी कुछ एजम्पशन होती हैं। जब तक हम उसकी एजम्पशन को फॉलो नहीं करेंगे तो ये जो सिद्धांत है वो प्रूफ नहीं हो सकता। तो हमने पहला इसका मीनिंग देखा, फिर डेफिनेशन, देन द सेकेंड इज़ इसकी एजम्पशन। देखिए फर्स्ट एजम्पशन क्या कह रही है
कि विवेकशील उपभोक्ता यानी रैशनल कंज्यूमर्स। सिंपल है कि ये नियम ये मान के चलता है कि उपभोक्ता विवेकशील प्राणी है और विवेक से ही वो अपनी आय को व्यय करता है और उपयोगिता को अधिकतम करता है। यानी कि क्या माना है, रैशनल कंज्यूमर का मतलब है कि उपभोक्ता जो है वो बिल्कुल अपनी इनकम का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करता है डिफरेंट कॉमोडिटीज़ में कि उसे उसका जो सेटिस्फेक्शन है, उसकी संतुष्टि है, वो सारी वस्तुओं से एक समान प्राप्त हो। तो हम क्या कहेंगे कि उपभोक्ता क्या होता है, रैशनल, विवेकशील होता है, ठीक है, दिमाग से सोचता है वो, ठीक है। चलिए, मुद्रा की जो स्थिर सीमांत उपयोगिता यानी मुद्रा की जो कह सकते हैं कि कांस्टेंट माना है किसको, मनी को। तो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मुद्रा को क्या माना है, मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता। ये सिद्धांत क्या मानता है कि मुद्रा की मात्रा व्यय करने के साथ साथ कम होती चली जाने के बावजूद भी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में वृद्धि नहीं होती है। ये सिद्धांत क्या कहता है कि अगर हमारे पास मनी की कमी होती है, पैसे की कमी होती है, तो भी ये सिद्धांत कह रहे हैं कि हमें उसकी सीमांत उपयोगिता में जो वृद्धि है वो नहीं होती है। यानी कि आपकी मुद्रा जो है, आप बहुत एक्सपेंसेस करते हैं और आपकी एक्सपेंसेस की वजह से आपका कह सकते हैं कि मनी की शॉर्टेज हो जाती है, इसके बावजूद भी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में वृद्धि नहीं होती है। यानी वो कांस्टेंट मानता है किसको, मनी को, राइट। नेक्स्ट इसके अजम्पशन है उपयोगिता की माप संभव यानी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। बिल्कुल अभी हमने कहा कि इट्स अ डिपेंड ऑन कार्डिनल अप्रोच। तो ये सिद्धांत मानता है कि उपयोगिता की माप की जा सकती है, उसको हम ऐड कर सकते हैं, उसको लेस कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि हम यूटिलिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं। और अभी हमने बताया कि ये सिद्धांत है वो मार्शल के कार्डिनल अप्रोच पे डिपेंड करता है, राइट। तो कार्डिनल अप्रोच में हमने देखा कि यूटिलिटी का मेजरमेंट कर सकते थे नंबर्स में। बात करते हैं स्वतंत्र वस्तुएं यानी इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट। यानी ये जितनी भी वस्तुएं को इस नियम में ये क्या कह रहा है कि इस नियम में जितनी भी कॉमोडिटीज़ होती है, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, वे एक दूसरे से बिल्कुल फ्रीली होती है, स्वतंत्र मानता है, ठीक है। यानी कि अगर हम अदर वर्ड्स में इसकी बात करें, अन्य शब्दों में, तो एक वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है या कोई भी आप कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। वो कह रहा है कि सारी वस्तुएं एक दूसरे से फ्रीली हैं और हम उसका यूज़ कर सकते हैं आसानी से। देन द नेक्स्ट एजम्पशन इज अ विभाज्य एंड छोटी वस्तुएं, डिविजिबल एंड स्मॉल प्रोडक्ट। ये सिद्धांत क्या मानता है, ये सिद्धांत की मान्यता बताती है कि वस्तु की छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है। उपभोक्ता अपनी आय का थोड़ा थोड़ा जितना भी इनकम होती है उसको विभिन्न वस्तुओं में खर्च कर सकता है। यानी कि सारी की सारी प्रोडक्ट को ये क्या मान रहा है, बिल्कुल डिविजिबल गुड्स मान रहा है। यानी कि सारे जितने भी गुड्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, राइट। जबकि ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती। हमें पता है कि मोस्ट ऑफ ऐसे गुड्स होते हैं जो इनडिविजिबल होते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कंप्यूटर, फ्रीज, ठीक है। लेकिन इसकी एजम्पशन है, इस नियम ये मानता है कि सारे के सारे गुड्स क्या हैं, छोटी वस्तुएं होती हैं और डिविजिबल्स होते हैं। लिमिटेड इनकम यानी कि सीमित आय। देखिए ये सिद्धांत क्या कह रहा है, उपभोक्ता की आय जो होती है, कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है। इसका कारण है कि वह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सक्षम नहीं होता है, उसे चयन करने की समस्या का सामना करना पड़ता है। सिंपल है कि एक कंज्यूमर होगा, उसे उसकी लिमिटेड इनकम होगी, तो उसके पास में क्या होगा, अल्टरनेटिव होगा कि वो किसको सेलेक्ट करें। तो यानी कि उसकी जो इनकम क्या बताइए, लिमिटेड बताई है। मूल्यों में परिवर्तन नहीं, यानी कि नो चेंज इन प्राइस। सिंपल है, ये नियम बिल्कुल मानता है कि जो कमोडिटीज़ होते हैं या वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत स्थिर रहती हैं। जबकि हम जानते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्राइसेस होते हैं उनमें बहुत सारा वेरिएबल आता है, बट ये सिद्धांत ऐसा मानता है कि मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं है। तो हमें इसकी एजम्पशन माननी है कि मूल्यों में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, आय, रुचि एंड फैशन में कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज इन इनकम, टेस्ट एंड फैशन। ये एजम्पशन आपके प्रीवियस जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, वहाँ पे भी ये एजम्पशन आई थी। और इसका मतलब क्या है कि ये क्या मानते हैं, ये नियम बिल्कुल इसकी ये मान्यता है
कि उपभोक्ता की जो इनकम होता है, उसका जो टेस्ट होगा, उसका जो फैशन होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ओवरऑल इसकी जो एजम्पशन थी वो हमने देखी। बात करते हैं अगर हम इसे डायग्राम से समझना चाहते हैं इस कंसेप्ट को, तो देखिए इसको कंसेप्ट को समझने के लिए हमने ऐसा माना है कि एक कंज्यूमर है। क्या माना है? एक कंज्यूमर है और उसकी इनकम कितनी है? 6 रुपीज़। यानी कि हमने ऐसा माना है कि सपोज दैट अ कंज्यूमर हैज़ 6 रुपीज़ एंड ही स्पेंड दैम ऑन परचेज वीट एंड क्लोथ। यानी कि एक उपभोक्ता है जिसकी इनकम कितनी बताई है? 6 रुपये बताई है, और वह अपनी इनकम को गेहूँ में और कपड़े में व्यय करना चाहता है, राइट। और हमने एक टेबल बनाई है। देखिए यहाँ हमने यूनिट ऑफ कमोडिटीज़ लिखी है, यानी कि जो वस्तुओं की इकाइयाँ होगी, और यहाँ लिखा है वीट यानी गेहूँ की सीमांत उपयोगिता और कपड़े की सीमांत उपयोगिता। यहाँ पे हमने यूनिट लिखा है, और यहाँ हमें यूटिलिटी मिलेगी कि गेहूँ से मुझे कितना मिलता है और कपड़े से कितना मिलता है। देखिए यहाँ पे यूटिलिटी मैंने गेहूँ की लिखी है 50, फिर 45, फिर 35, 25, 15 और फिर 8, ये मुझे यूटिलिटी मिल रही हैं। उसी तरह से कपड़े में मुझे कितनी मिल रही है? 40, 25, 20, 13, 5 और 3, राइट। तो ये मुझे किससे मिल रही है? कपड़े से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है। अब सिंपल है कि एक कंज्यूमर जिसके पास 6 रुपये हैं, तो वो सबसे पहले अपना पहला रुपया कहाँ खर्च करेगा? फर्स्ट जो अपना रुपीज़ है वो खर्च कहाँ करेगा? वो उसी कमोडिटीज़ में, इन दोनों कमोडिटीज़ में उस पर खर्च करेगा जिससे उसको सीमांत उपयोगिता ज़्यादा मिलती है। तो मैं अपना पहला रुपया कहाँ खर्च करूँगी? गेहूँ की इकाई पर, राइट। तो क्योंकि मुझे उससे कितनी मिल रही है? 50 मिल रही है। सेकंड में अपना देखूंगी कि कौन सी यूटिलिटी इन दोनों में से किस पे ज़्यादा मिल रही है, तो सेकंड कौन सी होगी? 45, राइट। तो सेकंड रुपीज़ होगा वो मैं, यानी जो दूसरा 2 रुपये होंगे पहले वाले, वो कहाँ खर्च करूँगी? 45 पे। क्यों? क्योंकि मुझे इस पे गेहूँ की सेकंड इकाई से यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है। तो देखिए पहला जो फर्स्ट कॉइन है वो भी आप गेहूं की इकाई को खरीदने में लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सीमांत उपयोगिता गेहूं की इन दोनों में से सबसे ज़्यादा मिल रही है। सेकंड भी गेहूं का यूनिट परचेज करने में लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 45 मुझे मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता मिल रही है। लेकिन मैंने देखा कि जो थर्ड यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो मुझे कपड़े से ज़्यादा मिल रही है, यानी कि 40। देखिए यहाँ पे तो 35 आ गए, यहाँ पे कितना है? 40, यानी ज़्यादा है। तो मैं तीसरा जो रुपया रहेगा वो कहाँ खर्च करूँगी? कपड़े की फर्स्ट यूनिट को खरीदने में। फोर्थ में देखूँगी कि नहीं, 35 मुझे गेहूँ से ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, तो मैं फोर्थ रुपीज़ जो अपना रहेगा 6 रुपीज़ में से, वो फोर्थ कहाँ खर्च करूँगी? जो गेहूँ रहेगा उसकी थर्ड इकाई खरीदने में, थर्ड में खर्च करने में। उसी तरह से मैं देखूँगी कि फिफ्थ और सिक्स जो 2 रुपये मेरा रिमेनिंग बचा है, वो मैं चाहे क्लोथ पे लगाऊं क्योंकि उसमें भी 25 यूटिलिटी मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी, और मैं अगर गेहूं की जो चौथी यूनिट है, फोर्थ यूनिट है, उसको खरीदने में लगाऊं तो भी मुझे सेम मिल रहा है। तो मैं अपना 5 रुपीज़ कहाँ खर्च करूँगी? कपड़े की दूसरी इकाई को खरीदने में, यानी सेकेंड यूनिट को, ठीक है, कपड़े का। और 6 रुपीज़, चाहे तुम यहाँ 5 लिखो चाहे यहाँ लिखे, सेम आएगा। तो यहाँ पे मैंने जो 6 रुपीज़ लास्ट जो रुपये रहेगा वो मैं गेहूँ की फोर्थ यूनिट खरीदने में, परचेज करने में लगाऊंगी। क्लियर है? यानी मेरे पास 6 रुपीज़ थे और 6 रुपीज़ का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किसके अकॉर्डिंग किया? मार्जिनल यूटिलिटी, जो सीमांत उपयोगिता मिलती है उसके आधार पर किया। यानी जो मुझे जितना ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी जो कमोडिटीज़ देगी, जो वस्तु देगी, उस पर मैं अपना पहला रुपये खर्च करूँगी। तो पहला 50 था, क्योंकि आप कंपैरिजन में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मार्जिनल किससे मिलती है? गेहूँ की पहली इकाई से। सेकंड भी किससे मिलेगा? गेहूं का सेकंड यूनिट से। थर्ड मुझे कहाँ मिल रहा है? कपड़े की फर्स्ट यूनिट से। 3 रुपीज़ को मैं कहाँ खर्च करूँगी? कपड़े की फर्स्ट यूनिट में। फोर्थ वापस कहाँ करूँगी? गेहूं की थर्ड इकाई को परचेज करने में। और फिर फिफ्थ और 6 इज़ द सेम, देन मैं यहाँ पे आपका कपड़े का जो सेकेंड यूनिट है उसको परचेज करने में, और यहाँ पे जो लास्ट रुपये बचेगा वो मैं गेहूं की फोर्थ यूनिट को खरीदने में लगाऊंगी, राइट। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रूफ होता है कि नहीं। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अधिकतम संतुष्टि मुझे मिल रही है गेहूं की 4 यूनिट को खरीदने में। आपने देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ खरीदा मैंने। गेहूं की कितनी इकाई खरीदी है? 4, राइट। और कपड़े की कितनी यूनिट परचेज कर रहे हैं अपन? 2। तो
फर्स्ट ये और सेकंड, तो यानी कितनी टोटली 2 यूनिट। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको कितना मिल रहा है जब आप गेहूं की 4 इकाई को खरीदेंगे और कपड़े की 2 इकाई को खरीदेंगे, तब आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कंपैरिजन करते हैं गेहूं से प्राप्त उपयोगिता, यानी कि मुझे वीट से कितना टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड हो रही है। तो 50, देखिए इसकी टोटल कर लेंगे। आपने लास्ट वीडियो में देखा भी था, प्रीवियस वीडियो में, कि हमने टोटल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं। तो 50, 45, 35 एंड 25, दैट्स कितना आएगा 155, यानी 155 आ रहा है। उसी तरह से कपड़े की भी निकाल देते हैं। कपड़े में हमने 40 और 25, तो 40 और 25 को ऐड किया, देन 65। तो ये दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी को जब हमने ऐड किया तो हमको मिल रही है टोटल यूटिलिटी, और वो कितनी मिल रही है 220 रुपये, राइट। इसे आप पता है प्रूफ भी कर सकते हैं। सपोज दैट कि मैंने जो गेहूं की है वो 5 यूनिट ले ली, ये 5 ले ली कंटिन्यू, और इसकी 1 ही ली। तो आप जब इसकी टोटल करोगे कि इसकी मैंने गेहूं की 5, अभी तो मैं क्या कर रही हूँ, मैक्सिमम अधिकतम संतुष्टि के लिए 4 यूनिट गेहूं की खरीद रही है और 2 यूनिट कपड़े की खरीदा। लेकिन आप इसको चेक करना चाहते हैं कि ये सही है या नहीं, तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि आप गेहूं की 5 यूनिट लें और इसकी क्या लेंगे, क्लोथ की 1 यूनिट लेंगे। तो आप क्या करेंगे, इससे आपका जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, अभी तो कितना आ रहा है 220। अगर मैं वीट की यानी गेहूं की 5 यूनिट लूँ, ठीक है, और जो आपका क्लोथ है यानी कपड़े हैं उसकी मैं 1 यूनिट लूँ, तो 6 रुपये ही है मेरे पास। तो देखिए इससे इसकी जब मैं टोटल करूँगी 50, 45, 35, 25 और 15, यानी मैं कितनी ले रही हूँ, 5 ले रही हूँ, तो इन 5 को टोटल कर दिया और फिर इसकी 1 यानी 40। तो इसकी जो टोटल आएगी वो आएगी 210। तो आप देखिए टोटल यूटिलिटी कम हो रही है, तो हमें तो 220 ज़्यादा मिल रहा है, राइट। उसी तरह से अगर आप कपड़े की यानी कि कपड़े की जो क्लोथ हैं उसकी ले लिया आपने 3 यूनिट और गेहूं की भी आपने ले लिया 3 यूनिट, तो टोटल ये दोनों 6 रुपीज़ थे, तो 3 यहाँ पे खर्च कर दिए, 3 यहाँ पे खर्च कर दिए। तो जो टोटल यूटिलिटी मिलेगी वो आपको मिलेगी 215, यानी कि 3 मैंने यहाँ से लिया 50, 45, 35 और यहाँ से लिया 40, 25, 20, तो इसकी जब टोटल की तो वो 215, जबकि हमारी टोटल यूटिलिटी तो पहले कितनी आ रही है 220। तो ये हम प्रूफ करके बता सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बिल्कुल ओके है, क्योंकि इसमें हमने 4 यूनिट ऑफ वीट लिया है और 2 यूनिट ऑफ क्लोथ लिया है। आर यू क्लियर? तो ये 250 हो रहा है। इसमें कुछ भी हम यूनिट में जब ऊपर नीचे करते हैं तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी हो रही है वो 220 यानी 220 से कम ही आ रही है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, राइट। एक्सप्लेन विद अ डायग्राम, अगर हम इसे डायग्राम से समझें तो देखिए हमने 2 डायग्राम बनाए, एक गेहूँ का और एक कपड़े का यानी वीट का और क्लोथ का। तो ओ एक्स पे हमने दिखा दिया वीट यूनिट ऑफ कमोडिटी यानी गेहूं की जितनी भी इकाइयाँ हैं, और यहाँ मैंने दूसरा डायग्राम है बी डायग्राम, उसमें कपड़े का यूनिट ऑफ कमोडिटी यानी ओ एक्स पे क्या बताया, कपड़े की जो वस्तुओं की इकाइयाँ, राइट। हमने यहाँ पे 6 यूनिट ली, देन मैंने यहाँ पे 6 बता दिया आपको, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी 6। ये जो ओ वाई है इसमें हम बता रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो चलिए देखें हम लोगों ने क्या किया कि ये आप 10, 20, 30, 40, 50 ये हमने यूनिट्स के बारे में लिख दिया। फर्स्ट यूनिट पे जब मैं गेहूं की इकाई प्राप्त करती हूँ तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है 50, तो यहाँ पे मैंने 50 का आप देखिए ड्रॉ किया है आपके बिल्कुल। और सेकंड में मुझे मिल रहा है 45, देन 45। थर्ड में मुझे मिल रहा है कितना 35, और उसके बाद में 25, फिर 15 और फिर 8, ठीक है। उसी तरह से कपड़े का भी आपको ये पिक्चर बनाना है, ठीक है। आपको बिल्कुल बताना है कि आपको फर्स्ट पे कितना मिल रहा है कपड़े का 40 मिल रहा है, ठीक है। फिर सेकंड में आप बात करेंगे तो आपको 25 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम 25 में मिल रहा था और सेम यहाँ पे भी 25, यानी कि यहाँ पे भी जो कपड़े की गेहूँ का जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो भी 25 आपको मिल रहा था मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ जो गेहूँ है कपड़ा है उसकी भी कितनी मिल रही है 25। तो ये जो लाइंस हैं, ये जो हमने लाइन, ये इक्वल लाइन जो बता रही है वही बताती है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लाइन, यानी कि आपकी समसीमांत उपयोगिता रेखा। समसीमांत उपयोगिता रेखा क्या होती है, जब आपको एक वस्तु से जो मिलने वाली मार्जिनल उपयोगिता और दूसरे वस्तु की मिलने वाली मार्जिनल उपयोगिता जिस लाइन पे इक्वल होती है वो लाइन क्या कहलाती है, समसीमांत उपयोगिता रेखा। क्लियर है आपको?
तो ये बिल्कुल इजी डायग्राम है जिसे हमने इस टेबल बनाई है उसी टेबल के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया है, राइट। तो ये टोटल था, इसे हमने प्रूफ भी किया। आप भी कर सकते हैं कि इसे बता सकते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। इसे प्रूफ करने के लिए आप बता सकते हैं कि गेहूँ की मैंने 5 यूनिट की और क्लोथ की 1 की। उसके बाद गेहूँ की मैंने 3 यूज़ की, क्लोथ की मैंने 3। फिर आप बता सकते हैं क्लोथ की मैंने 4 यूनिट की और वीट की मैंने 3 की। तो जैसे भी प्रूफ करेंगे लेकिन वो 220 से कम ही आएगा। तो ये हमारा 220 यानी 220 मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को, कुल उपयोगिता को बता रहा है। यानी कि जो एक कंज्यूमर जिसके पास सिर्फ 6 रुपये थे वो हायर सेटिस्फेक्शन किससे प्राप्त करता है। करते हैं हमारे प्रतिस्थापन के नियम का महत्व। प्रतिस्थापन के नियम को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज अ कंजप्शन, सेकंड इज अ प्रोडक्शन, थर्ड इज अ एक्सचेंज, फोर्थ इज अ पब्लिक फाइनेंस एंड 5 इज अ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि उपभोग, उत्पादन, विनिमय, राजस्व और वितरण के क्षेत्र में। तो देखिए ये जो नियम है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन का नियम या समसीमांत उपयोगिता नियम, इसका एक अलग ही 5 सेक्टर में इम्पॉर्टेंट अलग अलग तरीके से हैं। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, उपभोग के क्षेत्र में प्रयोग यानी यूज़ इन द फील्ड ऑफ कंजप्शन। देखिए कोई भी उपभोक्ता उन्हीं वस्तुओं को खरीदता है जिन वस्तुओं से उनको अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। तो इस नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि अधिक उपयोगिता वाली वस्तु का वो क्रय करता है किसके बदले में, कम उपयोगिता वाली वस्तुओं के बदले में। यानी कि वो किसको प्रेफरेंस दे रहा है, एक कंज्यूमर या एक उपभोक्ता जिससे उसको हाई लेवल का सेटिस्फेक्शन या उपयोगिता प्राप्त होती है, उसी वस्तु का वो क्रय करेगा। सेकंड बात करते हैं उत्पादन के क्षेत्र में प्रयोग। यानी कि एक उत्पादककर्ता किसी भी वस्तु का जब वो उत्पादन करता है तो इस नियम के अनुसार वो महंगे संसाधनों के स्थान पर सस्ते संसाधनों का प्रयोग करने लगता है। ऐसा वो तब तक करता रहेगा जब तक उन संसाधनों से मिलने वाली उपयोगिता और उन संसाधनों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक या पेमेंट जब तक वो बराबर न हो जाए। तो यानी कि एक उत्पादनकर्ता उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करता है जो उन्हें सस्ते रूप में मिल जाए, ठीक है। ऐसा वो इसलिए करता है कि वो एक उत्पादनकर्ता निम्न लागत यानी कि लोअर कॉस्ट पे हायर प्रॉफिट अर्निंग चाहता है। तो ऐसा वो इस नियम की सहायता से कर सकता है। बात करते हैं विनिमय के क्षेत्र में, यूज़ इन द फील्ड ऑफ एक्सचेंज। देखिए यूज़ इन द फील्ड ऑफ एक्सचेंज में हम बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को या किसी भी वस्तु को या किसी भी सेवा को वो तब तक खरीदता है जब तक कि उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, चाहे वो वस्तु या सेवा हो, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उसके बदले में जो हम जो मनी दी जा रही है यानी कि जो मुद्रा का भुगतान किया जा रहा है वो दोनों की सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर नहीं हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी वस्तु को खरीदते समय ये ध्यान रखते हैं कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसके बराबर सीमांत उपयोगिता उस वस्तु से मुझे मिलनी चाहिए। तो ये कहलाता है एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, एक व्यक्ति वस्तु को दे रहा है और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है मनी के, ठीक है, मनी के रूप में यानी कि मुद्रा के रूप में, ठीक है। और वो ऐसा तब तक करता है जब तक उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और जो मनी है, मुद्रा है, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर नहीं हो जाए, राइट। एक्सचेंज का मतलब हो गया आपस में कुछ बदलना, विनिमय करना, ठीक है। बात करते हैं राजस्व के क्षेत्र में प्रयोग, यूज इन द फील्ड ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस इज अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, गवर्नमेंट ही कहलाता है। देखिए इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एक होता है आपका पब्लिक या कह सकते हैं सार्वजनिक आय जिसे हम कहते हैं पब्लिक इनकम, और दूसरा एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सार्वजनिक व्यय या हम इसे कह सकते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट किस में आते हैं, पब्लिक फाइनेंस में आते हैं यानी कि राजस्व में आते हैं। अब गवर्नमेंट को जो इनकम होती है वो देखिए मेनली जो इनकम होती है गवर्नमेंट की वो होती है टैक्स से यानी कर से। तो टैक्स से जो इनकम होती है गवर्नमेंट को, तो ये टैक्स देने वाला कौन होगा, वो कोई टैक्स को देने वाला जिस पे टैक्स लगा है तो वो क्या करेगा, टैक्स का पेमेंट करेगा। यानी कि जो जनता टैक्स का भुगतान करती है उन जनता के लिए तो एक तरह से सैक्रिफाइस हुआ, क्योंकि वो अपने इनकम का कुछ पार्ट क्या दे रहे हैं, टैक्स के रूप में दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो पब्लिक क्या कर रही है, सैक्रिफाइस कर रही है, यानी कि क्या कर रही है, त्याग कर रही है,
त्याग कर रही है। तो त्याग करने की मतलब से यानी कि हम कह सकते हैं कि पब्लिक के द्वारा किया जाने वाला त्याग सरकार के लिए क्या बन जाता है, इनकम बन जाता है। तो ये त्याग क्या किस रूप में कर रहा है, टैक्स के रूप में कर रहा है। तो ये टैक्स के रूप में किया गया त्याग गवर्नमेंट के लिए क्या बनता है, इनकम बनता है। जब हम टोटल समाज पूरे टैक्स की बात करें, पूरे समाज की टैक्स की बात करें तो उसे क्या कहेंगे, मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस। क्या कहेंगे, मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस। यानी कि ये क्या हो गया, ये मैं पूरे समाज जो त्याग कर रहा है टैक्स के रूप में, अगर आपस में बात करूँ तो वो क्या कहेगा, मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस, यानी कि सीमांत सामाजिक त्याग, सीमांत सामाजिक त्याग। तो ये सरकार के पास इनकम आई तो सरकार इस इनकम को अपने पास न रखकर वो क्या करते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कुछ व्यय करते हैं। व्यय कैसे, जैसे कुछ प्लानिंग करना, ठीक है, जनता के लिए कोई योजनाएं लेके आना, तो ये प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग करने से जो पब्लिक होगी उसको क्या मिलता है, उसको प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि ये जनता के लिए अगर कुछ प्लानिंग की जाएगी, कुछ योजनाएं लेके आएंगे देश में, तो ये जनता के लिए क्या होगा, लाभ। तो कहने का मतलब है कि सीमांत सामाजिक त्याग यानी कि मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस लाभ के बराबर ना हो जाए तब तक क्या किया जाएगा, ये आप कह सकते हैं इनमें जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है, इसमें जो एडजस्टमेंट किया जाता है कि कितनी इनकम होगी, कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना है, तो इनका जो एडजस्टमेंट है वो किस नियम के आधार पर किया जाता है, आपका इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे, यानी कि लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट के बेस पे किया जाता है। आपको इसमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि जब पूरे टैक्स की बात की जाएगी, पूरे समाज के टैक्स की, तो उसे क्या कहा जाएगा, मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस यानी सीमांत सामाजिक त्याग। और जो पब्लिक के लिए प्लानिंग की जाएगी वो एक तरह से पब्लिक के लिए क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। तो ये दोनों जब तक बराबर नहीं हो जाए और तब तक इसको बराबर करने के लिए जो नियम यूज़ किया जाएगा वो नियम कौन सा होगा, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। बात करते हैं वितरण के क्षेत्र में या डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में। आपको पता होगा कोई भी जब पूरे देश में अगर उत्पादन की बात करें अगर हम, तो एक ही देश में अगर हम विभिन्न जो संसाधनों का प्रयोग करके जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, तो हम पूरे अगर देश के उत्पादन की बात करें तो उसे क्या किया जाएगा, उसे कहा जाएगा नेशनल प्रोडक्शन यानी राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाएगा। देखिए अब राष्ट्रीय उत्पादन में आप देखते हैं कि कुछ साधन, कुछ रिसोर्सेज अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपना योगदान ज़्यादा देते हैं, तो सिंपल है उनको बेनिफिट भी क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा, उनको हिस्सा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, और लाभ का। और जो अपना कंट्रीब्यूशन कम देते हैं पूरे प्रोडक्शन में, सर्विसेज में, तो उनको हिस्सा क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो यानी जो साधन जितना ज़्यादा अपना योगदान या कंट्रीब्यूशन देगा उसको उतना ज़्यादा क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा, ठीक है। और अगर जो साधन कम योगदान देता है उसे कम हम कह सकते हैं कि हिस्सा प्राप्त होगा। इसमें हम कह सकते हैं कि उत्पादन के विभिन्न साधनों को कितना कितना हिस्सा दिया जाए ये उनकी सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। जो साधन सीमांत उत्पादकता या हम कह सकते हैं जिस साधन की सीमांत उत्पादकता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसे राष्ट्रीय आय में से हिस्सा भी उसका ज़्यादा प्राप्त होगा, राइट। और जो हम कह सकते हैं जो साधन अपनी जिस साधन की मार्जिनल यूटिलिटी या कह सकते हैं सीमांत उपयोगिता कम होगी उस साधन को नेशनल इनकम में से पार्ट कम दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 सेक्टर हैं इस लॉ के जो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, इस सिद्धांत को हमने अभी बहुत अच्छे से देखा, अब हम बात करते हैं इसकी आलोचना की। आलोचना का जो पहला पॉइंट है इस सिद्धांत का वो क्या कह रहा है, वस्तुओं की अविभाज्यता, इनडिविजिबल ऑफ कमोडिटीज़। यानी कि ये सिद्धांत ये मानता है कि वस्तुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है ऐसी कौन से एग्जाम्पल हो गए, जैसे हम बात करें फ्रिज, टीवी, जिसे हमें पूरे एक पार्ट में यूज़ करना होता है, जैसे ठीक है टैप रिकॉर्ड वगैरह, ये सारे इसके एग्जाम्पल होंगे। तो ये नियम हम कह सकते हैं इनडिविजिबल ऑफ कमोडिटीज़ या कह सकते हैं जिसको विभाजित नहीं कर सकते हैं उसमें ये नियम फैक्ट लागू नहीं होता। उपभोक्ता की अज्ञानता यानी इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर,
देखिए कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं जिन्हें मार्जिनल यूटिलिटी का मेज़र कैसे करते हैं उन्हें ये नहीं पता होता है। कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं जिनकी कह सकते हैं कि जिनकी मेंटलिटी या कह सकते हैं मनोदशा अलग अलग होती है, या हम कह सकते हैं कि किसी उपभोक्ता की जो उपयोगिता का जो हम कह सकते हैं अलग अलग स्थान, अलग अलग व्यक्ति या अलग अलग समय के अनुसार पर उन पे परिवर्तन के आधार पर डिपेंड करता है, राइट। तो इसका मतलब एक कंज्यूमर है उसको ये नहीं पता होता कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है। कंज्यूमर है उसका समय स्थान कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, राइट। तो ये चेंज होती रहती है। या हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर को जो कंज्यूमर जो होगा, ये उपभोक्ता होगा, उसे मार्केट में जो प्राइस चल रही है कमोडिटीज़ की उसका उसे नॉलेज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये नियम कब सक्सेस हो सकता है, जब हम माने कि जो कंज्यूमर होता है वो रैशनल नेचर का होता है या बहुत विवेकशील मनुष्य होता है। तो यहाँ पे हमने कह सकते हैं कि कुछ कंज्यूमर को इन चीज़ों का जानकारी नहीं होती है तो ये नियम लागू नहीं होगा। वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़। देखिए ये नियम ये मानता है कि वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहते हैं, जबकि व्यवहार में या प्रैक्टिकल रूप से हम मानते हैं कि जो प्राइस है कमोडिटीज़ के वो चेंज होते रहते हैं। यानी कि अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो कोई भी वस्तु का मूल्य ऐसा नहीं है कि वो स्थिर रहेगा। यानी 2 साल पहले भी वो 10 रुपये मिल रहा और इस अभी प्रेजेंट में भी वो 10 रुपये में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि प्राइस जो है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, राइट। बात करते हैं पूरक वस्तुएं। ये नियम ये मानता है कि कमोडिटीज़ होती है वो सभी आपस में फ्रीली होती है, उनका एक दूसरे के ऊपर कोई भी डिपेंड नहीं रहती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वस्तुएं होती है सारी की सारी। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है, यानी पूरक वस्तुएं, जिनको एक साथ प्रयोग करना जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसका लें, बहुत कॉमन एग्जांपल है जैसे कार पेट्रोल या पेन या स्याही, इन सब का क्या है, इन सब का साथ में यूज़ होता है। इन वस्तुओं को एक दूसरे के स्थान पर हम यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे पे क्या होती है, डिपेंड होती हैं। तो ये नियम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में नहीं बताता है, राइट। बात करते हैं प्राय उपभोक्ता हिसाबी प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। जनरली कंज्यूमर आर नॉट अ कैलकुलेटिव नेचर, यानी कि जो कंज्यूमर होता है वो बार बार आप कह सकते हैं कि अपनी संतुष्टि को मेज़र नहीं कर सकता, ठीक है। सबसे बड़ी बात है वो ये नहीं देखता है कि कौन सी वस्तु से उसे ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है और कौन सी वस्तु से उसे कम मिल रही है। क्योंकि व्यवहारिक जीवन या प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि जो बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए कि मुझे इस वस्तु से ज़्यादा उपयोगिता मिलती है या कम मिलती है। तो हम देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये कंसेप्ट होता है वो फॉलो नहीं होता। बात करते हैं उपभोक्ता लापरवाह और आलसी, यानी कंज्यूमर आर केयरलेस एंड इनएक्टिव। ये अभी जो रिसेंटली पॉइंट पढ़ा हमने उसके जैसा ही है कि कुछ उपभोक्ता बहुत लापरवाह होते हैं, आलसी होते हैं और कुछ ध्यान नहीं रखते हैं। तो अपने साधनों का अधिकतम उपयोग कैसे करें ये उनको नहीं पता होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये नियम नहीं क्रियाशील होगा। क्योंकि यहाँ जो नियम होगा वो नियम क्या कह रहा है कि जो कंज्यूमर होते हैं वो एक्टिव होते हैं, बहुत केयरफुल होते हैं, जबकि ये नियम हम कह सकते हैं कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो ये नहीं समझते कि कौन सी कमोडिटी से मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट, ये कॉमन एक कह सकते हैं कि पॉइंट आ रहा है बार बार और पहले भी आया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में भी। तो उपभोक्ता की आदत, रुचि, आय स्थिर नहीं रहती। ये नियम मानता है कि कंज्यूमर जो मान्यता थी उसमें क्या पॉइंट था कि कंज्यूमर की इनकम, इंटरेस्ट, इनकम, सारा टेस्ट, फैशन, ये सभी कांस्टेंट रहते हैं, स्थिर रहते हैं। जबकि हम कह सकते हैं कि इनकम भी स्थिर नहीं रहती, इंटरेस्ट होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं और हैबिट भी चेंज हो जाती है और साथ ही साथ हम कह सकते हैं फैशन में भी चेंजेस आता है। तो ये कांस्टेंट नहीं होते हैं, ये टाइम टू टाइम क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। और हम इसकी बात करें कि आपके ये जो कुछ ऐसे भी होते हैं कि कभी कभी हम लोगों को कस्टम के अकॉर्डिंग, यानी रीति रिवाज के अकॉर्डिंग कुछ कह सकते हैं कुछ वस्तुओं को खरीदना होता है रीति रिवाज के अनुसार। तो उन वस्तुओं के लिए हम नहीं देखते हैं कि उन वस्तुओं से हमें उपयोगिता प्राप्त होगी या नहीं होगी, क्योंकि हम किसके दबाव से खरीद रहे हैं, रीति रिवाज या कस्टम्स के अकॉर्डिंग। तो कह सकते हैं कि इसके लिए एक प्रोफेसर स्ट्रिकलर ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि यदि कोई व्यक्ति
हम कह सकते हैं कि रीति रिवाज के कारण अपनी इच्छा के प्रतिकूल व्यय करने के लिए बाध्य होता है, तो इसका अर्थ यह है कि इन वस्तुओं की अपेक्षा वो लोकमत को अधिक महत्व देता है, इसलिए इस नियम को हम कह सकते हैं सत्य साबित नहीं हो रहा। यानी कि हमने वो वस्तु, कोई भी वस्तु खरीदी है वो किस के अकॉर्डिंग खरीदी है? कस्टम्स यानी रीति रिवाज के अकॉर्डिंग खरीदा है, ना कि मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, राइट। बात करते हैं अधिकतम कुल उपयोगिता और अधिकतम संतुष्टि भिन्न हो सकती है। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था कि टोटल यूटिलिटी, जिसमें 220 हमारा आंसर आ रहा था और वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को बता रहा था, लेकिन हमें पता है कि उपयोगिता और संतुष्टि क्या होते हैं, दोनों ही डिफरेंस है। ये प्रीवियस वीडियो में आपके आ चुका है ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, हम बात करें कि कुछ आलोचक ऐसे थे, उनका ये मानना था कि कुल उपयोगिता के अधिक होने पर संतुष्टि अधिक हो, क्योंकि उपयोगिता और संतुष्टि अलग अलग बातें हैं, ठीक है। यानी कि जरूरी नहीं है कि कुल उपयोगिता होगी तो अधिकतम संतुष्टि हमें प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि ये जो उपयोगिता और संतुष्टि दोनों ही डिफरेंस है। उपयोगिता तो कब होती है? जब हम किसी वस्तु का क्रय करते हैं, और संतुष्टि कब होती है? जब हम उस वस्तु का उपभोग कर लेते हैं या कंजप्शन कर लेते हैं। तो उपयोगिता और संतुष्टि में डिफरेंस है दोनों वर्ड्स में, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि कुल उपयोगिता बढ़ने पर आपकी अधिकतम संतुष्टि भी बढ़ेगी, राइट। तो ये सारी इसकी आलोचना थी। तो अभी हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट नियम को डिस्कस किया था, वो था प्रतिस्थापन का नियम, और इसका जो मेन नेम है, जो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यानी सम सीमांत उपयोगिता नियम। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।